नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम सरल रेखा में गति का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने स्थिति क्या होती है, विस्थापन, दूरी, चाल, वेग और त्वरण के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ ग्राफ समझने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। हम स्थिति समय के मध्य ग्राफ देखेंगे, वेग समय के मध्य ग्राफ देखेंगे और ग्राफों की हम विभिन्न स्थितियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ग्राफ दे रखे हैं, उन ग्राफ को हम समझने वाले हैं। उनका जो कॉन्सेप्ट है उनको हम समझेंगे यहाँ से। तो देखिए, ये जो टॉपिक आज हम लेकर चल रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसके क्वेश्चंस को समझने के लिए आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट NCERT की पाठ्यपुस्तक को प्रीफर करें, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो NCERT के जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो हम सरल रेखा में गति का सेकंड पार्ट आज हम लेकर चलेंगे। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो गति के समीकरण से रिलेटेड होगा और सरल रेखा में जो गति है उसका चौथा और अंतिम पार्ट है आपेक्षिक वेग से रिलेटेड होगा। तो आज हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हम स्थिति समय और वेग समय के मध्य जो ग्राफ है उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और अन्य ग्राफों की स्थितियां भी आज के इस वीडियो में देख लेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो हमने पहला पार्ट इसमें देखा है, जिसमें हमने स्थिति क्या होती है, साथ में हमने दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था, वो यदि आपको समझ में आ जाता है तो फिर हम इस पार्ट की ओर बढ़ेंगे। जो ग्राफ वाला भाग है इसको हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। चलिए, मैं यहां पर सबसे पहले लेता हूं स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ सबसे पहले मैं क्या लेकर चल रहा हूं, स्थिति समय ग्राफ। स्थिति और समय के बीच में हम ग्राफ यहां पर खींचने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। यदि हम स्थिति और समय के बीच में एक तरफ में ले लेता हूं अक्ष और दूसरी तरफ हम लेकर चलेंगे समय, तो ये इस तरफ मैंने ले लिया है समय और इस दिशा में हमने ले ली है स्थिति। क्लियर? अब देखिए, यदि मैं यहां पर एक व्यापक ग्राफ आपके सामने रख दूं कि जैसे हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, ये वाला जो बिंदु है इस पर जो समय है वो हम पुट कर रहे हैं कि T1 समय होता है। कितना समय होता है? इस बिंदु के रेस्पेक्ट जो समय है वो T2 समय होता है और इनके संगत जो स्थितियां हैं वो अक्ष 1 और अक्ष 2 इनकी स्थितियां होती है। चलिए, तो ये जो समय है वो है T1, ये जो समय है वो है T2, ये जो समय है इस पर स्थिति है अक्ष 1 और ये जो समय है इस पर स्थिति है अक्ष 2। यदि मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इस तरीके से आगे बढ़ाऊं, तो ये जैसे समय वाली अक्ष है इसके रेस्पेक्ट थीटा कोण पर झुके हुए हैं। कितने कोण पर झुका है? थीटा कोण पर ये झुका हुआ है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है, स्थिति को हम अक्ष से, समय को t से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है इसका ढाल वेग को बताएगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेग को प्रदर्शित करेगा। मैं यहां पर इस बिंदु को नाम दे दूं A, इस बिंदु को नाम दे दूं B और इस बिंदु को नाम दे देता हूं C। तो आप देखेंगे कि B से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो है अक्ष 2 माइनस अक्ष 1, अक्ष 2 माइनस अक्ष 1। फिर यहां पर आप देखें A से C तक जो समय वाली अक्ष है इसमें समय है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 समय है। क्लियर? अब देखें, मैं यहां पर बात करता हूं वेग की। वेग क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन बट्टा उसमें लगा समय। स्थिति में परिवर्तन बट्टा उसमें लगा समय। तो यहां पर आप देखिए
जो वेग v है, स्थिति में परिवर्तन कितना हो रहा है, x2 माइनस x1, समय कितना लग रहा है, t2 माइनस t1। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो यही है। इसे हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी भी पुट कर सकते हैं, और डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, डेल्टा टी क्या हो, बहुत छोटा। इसमें यदि आप छोटा सा अल्पांश लें, छोटा सा ही एक टुकड़ा लें जिसमें समय तो dt और जो स्थिति में परिवर्तन है वो यदि dx है, तो उस स्थिति में डेल्टा टी बहुत छोटा हो, डेल्टा टी अत्यल्प होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो तो हमें मिल जाएगा v बराबर dx बाई dt। यहां पर जो लिमिट लगाकर हम पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। आप यहां पर देखें, इस ग्राफ से भी देखें कि मैं यहां पर ये जो ग्राफ है इसमें इस रेखा का ढाल जो हमारे को ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इसका ढाल मैं आपके सामने बताऊंगा कि इस ग्राफ का ढाल कितना होता है। तो देखो, ढाल को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ का ढाल काफी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। जो ढाल है वो किसको बताएगा, वो चीज यहां पर क्लियर हो जाएगी। ढाल को हम m से प्रदर्शित करते हैं जो कि tan थीटा के बराबर होता है। जो रेखा का ढाल है, यहां पर जो रेखा हमें मिल रही है अक्ष और t के बीच में ग्राफ खींचने पर, रेखा कौन सी है, AB। इस रेखा AB का जो ढाल है वो किसके इक्वल है, tan थीटा। तो ये जो थीटा है वो इस एक्सिस के साथ में बनाया गया कोण है। इस tan थीटा का मान निकालना है, तो लंब बट्टे में आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। तो लंब तो हमारे पास में है x2 माइनस x1 और आधार कितना है, t2 माइनस t1। तो रेखा का, ग्राफ की रेखा का ढाल, ग्राफ की जो रेखा है उसका जो ढाल है उसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित कर रहे हैं जो कि tan थीटा के बराबर होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 है, ये किसके इक्वल होता है विद्यार्थियों, ये v के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, v के इक्वल होगा, वेग को इंगित करेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि जो वेग है वो रेखा के ढाल से प्रदर्शित होता है। किससे प्रदर्शित हो रहा है, tan थीटा के इक्वल है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेग है वो थीटा के समानुपाती होता है। यदि थीटा का मान नियत, थीटा नियत तो वेग नियत हो जाएगा। अक्ष और टी के मध्य खींचे ग्राफ में थीटा क्या होता है, नियत, थीटा नियत, तो VB क्या होगा, नियत रहेगा। VB क्या रहेगा, नियत। थीटा बढ़ता है, थीटा क्या हो रहा है, बढ़ता है, तो V भी बढ़ता है, V भी बढ़ता है। थीटा घटता है, थीटा यदि क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो V भी क्या हो जाएगा, घटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा है उसी पर वेग का मान डिपेंड करेगा। स्थिति समय के मध्य खींचा गया ग्राफ, इस ग्राफ का जो ढाल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेग को बताता है। यदि ढाल लगातार बढ़ रहा है इट मीन्स वेग बढ़ रहा है, ढाल लगातार घट रहा है इसका मतलब वेग घट रहा है। ढाल कांस्टेंट, ढाल क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो वेग भी कांस्टेंट होगा। ढाल जीरो तो वेग भी जीरो, ढाल जीरो तो वेग भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ढाल यदि हमारे पास में अनंत आ जाए, ढाल क्या आ जाए, अनंत, तो वेग भी अनंत हो जाएगा। क्लियर। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। तो अभी तक मैंने जो यहां पर आपको एक व्यापक स्थिति बताई है, स्थिति समय ग्राफ की, वो समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको विभिन्न स्थितियां, स्थिति और समय ग्राफ के मध्य विभिन्न जो स्थितियां हैं उसके बारे में अवगत करवा देता हूं। अब देखिए, विभिन्न स्थितियां हम यहां पर देख लेते हैं, एक एक स्थिति को हम यहां पर समझेंगे। पहली जो स्थिति है वो हमारे पास में है, एक सीधा ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है। इस तरफ हम ले रहे हैं अक्ष स्थिति, इस तरफ हम ले रहे हैं समय, और हमें जैसे ऐसे ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो इस ग्राफ के बारे में मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया है, संपूर्ण जानकारी लेंगे। देखिए यहां पर ग्राफ का ढाल कितना है, m यहां पर है 0। ग्राफ का ढाल कितना है, 0। क्यों है, क्योंकि m बराबर होता है tan थीटा। m बराबर क्या होता है, tan थीटा। और यहां पर थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, और tan 0 का मान 0।
और थीटा यदि 0 है तो वेग भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। वेग 0 इसका मतलब क्या है, कण स्थिर अवस्था में है। कण कौन सा अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। मैंने इस ग्राफ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने रख दी है, आप भी क्लियर कर लीजिए। इस ग्राफ का ढाल एक्स एक्सिस से मतलब ये जो समय वाली एक्सिस है इसके साथ में जो एंगल है वो थीटा 0 है। थीटा यदि 0 है तो m का मान भी 0, m यदि 0 रहता है तो थीटा 0, वेग भी 0, कण स्थिर होगा। कण क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा। क्लियर। आगे देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या मिल रहा है, हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इस तरफ है अक्ष और इस तरफ है समय t, और ऐसा ग्राफ है, इसमें ये है थीटा। आप यहां पर थोड़ी देर बाद में यदि यहां पर भी कोण देखें तो ये भी थीटा रहेगा, ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, थीटा। इसका मतलब है कि जो ढाल है वो चेंज नहीं हो रहा है। थीटा यहां पर क्या है, नियत। थीटा यहां पर क्या है, थीटा नियत है। देखिए एक एक जानकारी आप समझ लीजिए। थीटा यहां पर नियत है, समय के साथ में थीटा चेंज नहीं हो रहा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अक्स की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। थीटा नहीं बदल रहा, इट मीन्स ढाल नहीं बदल रहा। वेग क्या है, वेग नियत है। वेग यहां पर क्या है, नियत रहेगा। थीटा नियत तो वेग भी नियत, v क्या हो जाएगा यहां पर, नियत हो जाएगा। और देखो वेग जब नियत रहता है तो एक्सेलरेशन शून्य, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। जो एक्सेलरेशन है वो वेग में परिवर्तन ही तो होता है, तो यहां पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इट मीन्स क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ग्राफ है, तीसरा जो ग्राफ है वो देखिए क्या है ग्राफ। एक तरफ हम लेते हैं अक्ष, दूसरी तरफ हम लेते हैं समय t, और ऐसा ग्राफ हमें मिल रहा है। ऐसा आप इस ग्राफ को समझें। यहां पर जैसे एंगल है थीटा 1, कितना एंगल है, थीटा 1। फिर देखें ये एंगल है थीटा 2 और ये एंगल है थीटा 3। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। इसे आप ग्राफ को देखें, समझें कि थीटा 3 यहां पर सबसे बड़ा और थीटा 1 सबसे छोटा। इट मीन्स थीटा समय के साथ में लगातार इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वेग बढ़ रहा है। वेग लगातार बढ़ रहा है। यहां से ये निष्कर्ष निकला। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, धनात्मक है। एक्सेलरेशन कैसा है, धनात्मक है। ये एकदम जानकारी क्लियर हो जानी चाहिए। थीटा लगातार इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वेग बढ़ रहा है। और जब वेग बढ़ेगा इट मीन्स क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। और जब वेग में परिवर्तन होता है तो एक्सेलरेशन होगा वहां पर, और ये धनात्मक होगा। चौथा बिंदु देखें, अगला जो ग्राफ है वो किस प्रकार का होगा, यहां पर समझें इसको। एक तरफ हम ले रहे हैं अक्ष, दूसरी तरफ ले रहे हैं हम समय t। हमें ग्राफ इस प्रकार का दे रखा हो, इट मीन्स यहां पर थीटा 1, फिर यहां पर जो एंगल है वो है थीटा 2, यहां पर जो एंगल है वो है थीटा 3। आप यहां पर देखेंगे कि थीटा लगातार घट रहा है। यहां पर थीटा 1 सबसे बड़ा और थीटा 3 सबसे छोटा, तो वेग क्या होगा, घट रहा है। यहां वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। वेग में परिवर्तन जरूर हो रहा है, क्योंकि वेग घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, वेग में परिवर्तन अवश्य हो रहा है। और वेग में जब परिवर्तन होता है तो क्या होगा, वहां पर एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर भी एक्सेलरेशन है, बट वेग घट रहा है। इसका मतलब यहां पर मंदन है या एक्सेलरेशन ऋणात्मक है। मंदन इसको कह सकते हैं, या जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसी को ही हम मंदन कहते हैं। क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। अब आप देखें अगली स्थिति कौन सी हो सकती है, ये आप समझ लीजिए।
मैं यहाँ पर अगली स्थिति को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप बोर्ड पर फोकस कीजिए। अगला जो हमारा ग्राफ है वो किस प्रकार का ग्राफ है, देखें ऐसा ग्राफ है, ऐसा एक तरफ हम ले रहे हैं अक्ष। यह ग्राफ आपको अच्छे से समझना है, ये तो आसान ग्राफ थे। अब ये जो ग्राफ है इसे आपको बेटर तरीके से समझना होगा। देखिए आपको जो एंगल है वो समय वाली एक्सिस के साथ में ही मापना है। तो यहाँ पर आप एंगल माप रहे हैं, ये एंगल कितना है, थीटा। आप यहाँ पर देखेंगे कि थीटा नियत है। थीटा क्या है, नियत। थीटा क्या है, नियत। और जब थीटा नियत होता है तो वेग नियत रहता है। वेग क्या रहेगा, नियत। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। अब वेग नियत है, एक्सेलरेशन 0 है, थीटा नियत है, पर यहाँ पर कुछ चीजें बदल गई है। थीटा का मान है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, और जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसका जो ढाल होगा वो ऋणात्मक ढाल क्या होगा। देखिए इस चीज़ को क्लियर करें, थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो एम ऋणात्मक होगा। एम कैसा होगा, ऋणात्मक। इट मीन्स वेग भी ऋणात्मक है। प्रारंभिक वेग कैसा है, वैसे प्रारंभिक वेग तो धनात्मक है। प्रारंभिक वेग तो कैसा है, धनात्मक। इस एम का मतलब ऋणात्मक होने का मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी है वो लगातार कम हो रही है। मतलब है तो नियत बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, नियत बनी हुई है, बट जो रेखा का ढाल है वो नेगेटिव में है। रेखा का ढाल कैसा है, नेगेटिव में है। और भी स्थितियां हम ले लेते हैं। देखिए हालांकि प्रारंभिक वेग, देखिए इस ग्राफ में आप पे कुछ चीजें क्लियर कर लेना कि थीटा यहां पर नियत है। थीटा यहां पर क्या है, नियत। तो वीबी कैसा रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया v समानुपाती होता है थीटा के। v किस पर डिपेंड करता है, जो रिलेशन है एक बार फिर से मैं आपके सामने रख देता हूं। चलिए इनको हटाऊं मैं एक बार, कुछ चीज़ें इसमें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए क्या है, m बराबर मैंने लिखा था tan थीटा, और ये होता है v के इक्वल। ये क्या होता है, v के इक्वल। तो थीटा नियत, थीटा नियत तो वेग भी नियत, थीटा नियत तो वेग भी नियत। m ऋणात्मक तो v भी ऋणात्मक, m ऋणात्मक तो v भी ऋणात्मक। वेग यहां पर ऋणात्मक है, वेग कैसा है, ऋणात्मक। बट प्रारंभिक वेग धनात्मक था। प्रारंभिक वेग कैसा था, प्रारंभिक की जो स्थिति है वो धनात्मक है। प्रारंभिक स्थिति कैसी है, धनात्मक है। फिर देखो स्थिति इसकी धीरे धीरे शून्य हो जाती है, फिर स्थिति ऋणात्मक हो जाती है, पर वेग, ओवरऑल वेग क्या है, ऋणात्मक है। ओवरऑल वेग क्या है, देखो एक बार मेरी बात को सुन लीजिए। इसमें यहां पर ये नहीं होगा, प्रारंभिक स्थिति है ये, प्रारंभिक स्थिति। चलिए इसकी कंफ्यूजन की स्थिति दूर करें। आप यहां पर देखेंगे कि ये मूल बिंदु है, इसके इधर की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। और ये जीरो स्थिति, इधर वाली जो स्थिति है वो कैसी है, ऋणात्मक स्थिति। थीटा नियत है इसमें तो वेग नियत। एम ऋणात्मक है इसलिए वेग भी ऋणात्मक। ये एकदम क्लियर कर लेना, वेग कैसा है, ऋणात्मक है। ओवरऑल वेग ऋणात्मक है, पूरे की पूरी गति के दौरान वेग कैसा है, ऋणात्मक है। स्थिति है वो प्रारंभिक स्थिति धनात्मक है। ये मैंने यहां पर पहले एक बार वेग कर दिया था। ये एक्चुअल में ये है क्या, स्थिति है। तो प्रारंभिक स्थिति इसकी कैसी है, धनात्मक। फिर कुछ समय पश्चात इसके जो स्थिति है वो 0 पर आ जाती है, फिर स्थिति ऋणात्मक होती है। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए विद्यार्थियों, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चले कुछ ग्राफों की स्थिति हम और देख लेते हैं। यहां से स्थिति समय ग्राफ हम देख लेते हैं। अन्य स्थितियां भी है, उनको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए हमारे पास में एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये वाली स्थिति है। एक तो एक अक्ष इधर हम ले रहे हैं, अक्ष इधर ले रहे हैं हम समय t।
एक ये स्थिति है, इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या? 90 डिग्री। एक ही समय पर स्थिति में पूरा परिवर्तन हो सकता है, क्या यह संभव है? तो देखिए m बराबर होता है tan थीटा बराबर tan 90 और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? अनंत। तो वेग भी यहां पर कितना हो जाएगा? अनंत। हालांकि ये व्यवहारिक रूप में पॉसिबल नहीं है, एक असंभव स्थितियां होती है। एक ऐसी स्थिति है, असंभव स्थिति होती है। चलिए एक और ग्राफ यहां पर आप देख लीजिए। हमारे पास में जो अगला ग्राफ है वो इस तरीके से है। एक तरफ हमें दे रखा है दूरी, स्थिति की बजाय अब की बार मैंने यहां पर क्या लिखा है? दूरी लिखा है। दूसरी तरफ हमने समय लिखा है। ऐसा ग्राफ हमें दे रखा है। क्या ये ग्राफ संभव है? क्योंकि दूरी कभी घट नहीं सकती। देखो ऋणात्मक भी नहीं हो सकती और घट भी नहीं सकती। कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो 100 मीटर चला गया, तो 100 मीटर चला गया, अब वो किधर भी चले दूरी 100 मीटर से कम नहीं हो सकती। 100 मीटर से ज्यादा ही होगी। वो किधर ही जाए, आगे जाए, पीछे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, उसी रास्ते पर चाहे वापस लौट आए, उसकी दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती, ऋणात्मक भी नहीं हो सकती और एक बार जितनी दूरी है तय कर ली उससे कम नहीं हो सकती। अब वो चाहे किसी दिशा में चले, विपरीत दिशा में, आगे पीछे किधर भी चले, उसकी दूरी बढ़नी तय है। आगे बात समझ में? तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो, मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती और घट भी नहीं सकती। इसमें तो घटने वाला लॉजिक लगा रहा हूं मैं। कौन सा लगा रहा हूं? घटने वाला। तो दूरी कभी भी घट नहीं सकती। तो ये ग्राफ भी संभव नहीं है, ये भी एक असंभव ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? असंभव ग्राफ है विद्यार्थियों। देखो एक ग्राफ मैं आपके सामने और रख देता हूं। ये आपको जो ग्राफ है इनका विश्लेषण है, आप हमारे नोट्स में भी देख सकते हैं, बेटर तरीके से समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में। और एनसीईआरटी के मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है, उनको हमने हमारे नोट्स में कवर किया है, अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइन टू लाइन हमने एनसीईआरटी को कवर किया है। देखिए इस ग्राफ का हम विश्लेषण कर लेते हैं। इस समय पर जब समय 0 होता तो स्थिति भी 0 होती है। अब इस समय के ऊपर स्थिति ये वाली भी है और स्थिति ये वाली भी है। तो क्या ये दोनों स्थितियां संभव है इस समय पर? तो एक ही समय पर दो स्थितियां पॉसिबल नहीं है कि इस समय के ऊपर ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति, दो स्थितियां हो गई। तो एक ही समय के ऊपर दो स्थितियां पॉसिबल नहीं है विद्यार्थियों। तो इसलिए ये जो ग्राफ है वो भी असंभव ग्राफ है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे ग्राफ ऐसे दे रखे हैं जो कि हमारे को ये पूछा गया है कि इस ग्राफ, क्या ये ग्राफ संभव है या कौन सी गति के लिए कौन सा ग्राफ है, तो उसका हमारे को क्या करना है? विश्लेषण करना है, उनको देखना है, समझना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है। तो ग्राफों को भी विद्यार्थियों को समझना है, दिमाग में फिट बैठा लेना है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये थे स्थिति समय ग्राफ। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, वेग समय ग्राफ। विद्यार्थियों स्थिति समय ग्राफ के बाद हम अब देख लेते हैं वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिमिलर तरीके से ही ग्राफ आएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेज होगा। देखिए देखेंगे वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। देखिए इस ग्राफ में हम ये वाली जो एक्सिस है, एक्सिस हम आमतौर पर लेते हैं। इस तरफ हम लेंगे समय, इस तरफ हम क्या लेंगे? समय। और इस तरफ हम लेंगे वेग। इस तरफ हमें क्या लेना है? वेग लेकर चलना है। ये क्लियर हो गया? तो स्थिति समय ग्राफ है जिस प्रकार से हमने लिया था, ठीक उसी प्रकार से ही हम वेग समय ग्राफ ले रहे हैं। मैं इसका एक व्यापक ग्राफ आपके सामने रख देता हूं। ये इसका बिंदु A है और ये इसका बिंदु B है। अब देखिए यहां से दो समय हम ले लेते हैं कि T1 जब समय होता है
तब ये बिंदु ए पर रहता है, ग्राफ बिंदु ए पर है और उस क्षण पर इसकी वेलोसिटी v1, और जब समय कितना हो जाता है t2, तो उस स्थिति पर, उस समय पर जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v2। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। साथ में चलिए ये समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो त्वरण को बताता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है एक्चुअल में, वेग में परिवर्तन बट्टा उसमें लगा समय, वेग में परिवर्तन। देखिए ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। वेग में परिवर्तन यहाँ पर कितना हो रहा है, यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो इस बिंदु को नाम दे दूं मैं C, और ये वाली जो भुजा है वो हो जाएगी v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। इसमें से ये वाला वेग घटा देंगे, ये है v2 और ये है v1, तो भुजा BC किसके तुल्य हो जाएगी, v2 माइनस v1 के। भुजा AC किसके इक्वल हो जाएगी, T2 माइनस T1 के इक्वल हो जाएगी, T2 माइनस T1 के तुल्य हो जाएगी। देन यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन हो गया v2 माइनस v1। समय में परिवर्तन, या समय कितना लगा इसमें, t2 माइनस t1 लगा। इसे हम डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t भी दिखा सकते हैं। और यदि समय अति अल्प है, यदि समय अति अल्प है, अति अल्प है, तो क्या दिखाया जा सकता है, a है जो एक्सेलरेशन है वो डेंस टू 0 है, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, इसे हम dv बाई dt लिख सकते हैं। ये तात्क्षणिक त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। a बराबर क्या होगा, dv बाई dt। ये आप इसमें आप देखिए थोड़ा सा समझेंगे कि इसका जो ढाल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक्सेलरेशन को ही बताएगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एंगल में ले लेता हूं थीटा, ये मैंने कौन क्या ले लिया, थीटा। इस ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए, ग्राफ का ढाल, ग्राफ का जो ढाल है इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m से। और ये जो स्मॉल m होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार, लंब थीटा के सामने वाली भुजा होती जो कि यहाँ पर v2 माइनस v1 है, जो कि क्या है v2 माइनस v1 अपॉन आधार, आधार यहाँ पर है t2 माइनस t1, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 किसके तुल्य है, a के इक्वल है, एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हो गया m बराबर आ गया tan थीटा, ये आ गया a, मतलब एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास में आ चुका महत्वपूर्ण रिलेशन। जो रेखा का ढाल होता है, किन के बीच में ग्राफ खींचे, वेग समय के बीच में खींचे गए ग्राफ का जो ढाल है वो एक्सेलरेशन को बताएगा, एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करेगा। यहां पर ये जो a है वो tan थीटा के इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया कि थीटा बढ़ने पर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, थीटा घटने पर एक्सेलरेशन भी घटेगा। क्लियर हो गया। यहां तक तो जो हमने कुछ चीजें बदली है, स्थिति समय ग्राफ, और इसमें क्या बदला है, वहां पर वेग था और यहां पर एक्सेलरेशन आ गया। स्थिति की जगह आ गया वेग और यहां पर वेग की जगह आ गया, पिछले जो हमने स्थिति समय ग्राफ में जो वेग था उसकी जगह आ गया एक्सेलरेशन। और सेम टू सेम वैसे की वैसी ही चीजें हैं। देखिए कुछ चीजें और बदलेगी। वेग समय जो ग्राफ होता है इसको हम यदि टुकड़ों में तोड़ दें कि भाई ये t1 समय में, ये t2 समय में, ये t3 समय में, या हो सकता है कि उनके अंदर ढाल भी अलग अलग हो, देन उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे पास में वेग का क्या फॉर्मूला होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, विस्थापन बराबर आ गया वेग इंटू समय, वेग इंटू समय। इसी प्रकार से दूरी बराबर हमारे, ये तो वेग आ गया, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय।
अब देखिए दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, चाल इंटू समय से लिखी जाती है। अब चाल इंटू समय, तो एक तरफ तो ये हो गया वेग, एक तरफ हो गया समय, तो इन दोनों के जो ग्राफ है, इस ग्राफ जो आपके पास में ग्राफ प्राप्त हो रहा है, उस ग्राफ तथा समय वाली जो अक्ष है उसके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है उसका परिमाण दूरी को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? दूरी को व्यक्त करेगा। चले, मैं यहां तक आपको समझ में आ गया, तो इसको मैं समझाता हूं एक बार आपको कि ये जो आप देख रहे हैं छायांकित भाग, ये पूरा का पूरा जो छायांकित भाग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ग्राफ का क्षेत्रफल आ गया। ये यहां पर क्या आ गया? ये तो ग्राफ तो इतना ही है, ग्राफ इतना ही है, लेकिन इस ग्राफ के द्वारा जो समय वाली अक्ष है इसके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो किसको बताएगा? दूरी को बताएगा। किसको बताएगा? दूरी को बताएगा। देखो वी टी ग्राफ द्वारा समय अक्ष के साथ घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करेगा? दूरी को बताएगा। इसको बताएगा। जैसे मान लीजिए ग्राफ है टुकड़ों में है, तो इनका क्षेत्रफल का जो परिमाण होगा, क्षेत्रफल का परिमाणों का योग है वो किसको बताएगा? परिमाणों का योग दूरी को बताएगा। और यदि विस्थापन आपको निकालना है, विस्थापन आपको चाहिए, तब आपको जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल देखना है। क्षेत्रफल देखो ऋणात्मक धनात्मक दोनों पॉसिबल है, क्योंकि इस अक्ष से नीचे भी वेग हो सकता है, नीचे भी वेग हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखें तो उस कंडीशन में जो विस्थापन है वो क्या होगा? विस्थापन बराबर आ जाएगा A1 जो क्षेत्रफल है उनका आप जोड़ कर लीजिए। सीधा सीधा क्या करना है? वैसे यदि आप यहाँ पर देखें कि भाई क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो इस अक्ष से ऊपर की ओर वाले क्षेत्रफल को हम धनात्मक लेंगे, इस अक्ष से नीचे जो समय वाली अक्ष है इसके ऊपर जो क्षेत्रफल है वो धनात्मक, और नीचे वाले क्षेत्रफल को ऋणात्मक लेंगे। वैसे क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, किसी भी जगह क्षेत्रफल तो धनात्मक होगा, बट हम फिजिक्स के अंदर इस अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक लेंगे, नीचे की ओर ऋणात्मक लेंगे। क्लियर? तो जो वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ, उसका समय वाली अक्ष के साथ में जो क्षेत्रफल है उनके परिमाणों का योग दूरी को बताएगा, और उनका सीधा यदि आप योग कर दें तो वो विस्थापन को बताएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें विभिन्न जो स्थितियां हैं वो देख लेते हैं। एक बार मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं। तो विभिन्न स्थितियां हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इस प्रकार से स्थिति समय ग्राफ में भी हमने विभिन्न स्थितियां देखी थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम अलग अलग स्थितियां देख लेते हैं, उनको एक एक करके समझ लेते हैं विद्यार्थियों। देखिए पहला जो हमारा ग्राफ है वो हमारे पास में है इस तरीके का। एक तरफ हम ले रहे हैं v और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं समय t, और जो ग्राफ है वो इस प्रकार का प्राप्त हो रहा है। v और t के मध्य ऐसा ग्राफ यदि दिया हुआ हो, इसका मतलब क्या है? ढाल यहां पर क्या है? देखो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, m बराबर होता है tan थीटा, tan 0 बराबर 0, तो ढाल 0, तो a कितना हो जाएगा? यहां पर 0 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा? 0। a मतलब तो ऋण है। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि वेग नियत है, इधर जो वेग है इसका मान चेंज नहीं हो रहा, तब ऋण 0 होने का मतलब क्या है? वेग नियत है। और यदि अब देखो मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन ऐसे यहां से बाहर निकलते हैं कि आपको यदि वेग समय ग्राफ दे दिया जाए, ऐसा ग्राफ आपको दे रखा है वेग और समय के बीच में, तो स्थिति समय ग्राफ खींचिए। तो स्थिति समय ग्राफ कैसा आएगा?
स्थिति समय ग्राफ, इनके संगत जो स्थिति समय ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, अक्ष एक तरफ अक्ष एक तरफ टी। तो यहां पर आप देखें कि जो स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है, वेग यहां पर नियत, यहां पर वेग क्या है, नियत। तो देखिए कई बार क्वेश्चन में ये दे देते हैं और ये पूछते हैं स्थिति समय ग्राफ खींचिए, या स्थिति समय ग्राफ दे दिया तो वेग समय ग्राफ खींचिए। तो इसके लिए वेग समय ग्राफ ये होगा, इसके लिए स्थिति समय ग्राफ ये होगा। ये क्लियर कर लीजिए, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगली स्थिति हम देख लेते हैं। यहां पर दूसरी जो स्थिति है वो हमें क्या कहती है कि हमें एक ऐसा, यहां तक तो हम सब में लेंगे, अब हमें इस तरीके का ग्राफ दे रखा है ऐसे। तो यहां पर जो थीटा है वो नियत, थीटा यहां पर क्या है, नियत है, थीटा नियत है तो ढाल नियत, ढाल क्या रहेगा, नियत। और ढाल जब नियत रहता है तो एक्सेलरेशन नियत रहेगा। और वेग यहां पर बढ़ रहा है, v क्या है, बढ़ रहा है, वेग यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये v एक तो क्या है, नियत तो है, धनात्मक भी है, वेग बढ़ रहा है, वेग घट भी सकता है, वेग घट भी सकता है। तो यहां तक तो ग्राफ समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं और कौन सी स्थिति हो सकती है। ऐसे ऐसे ग्राफ हो सकता है। यहां पर ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ3। आप यहां पर देखेंगे कि जो थीटा है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, θ3 सबसे बड़ा, θ1 सबसे छोटा। तो थीटा यहां पर बढ़ रहा है, इट मीन्स यहां पर a बढ़ रहा है, a बढ़ रहा है। इसको आप समझें, आप a यहां पर नियत नहीं है, थीटा नियत होता तो एक्सेलरेशन नियत होता। जो a है वो भी समय के साथ में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी लगातार बढ़ रहा है। क्लियर, एक्सेलरेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। अगला जो ग्राफ है उसमें हम बात करें, यहां पर इस तरीके से ग्राफ है, इसमें थीटा लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा क्या हो रहा है, यदि मैं यहां पर ये θ1, ये θ2, ये θ3, तो यहां पर θ1 सबसे बड़ा होगा, θ3 सबसे छोटा होगा। एक घट रहा है, एक घट रहा है। देखो एक घट रहा है लेकिन है धनात्मक ही। कैसा है, धनात्मक ही है। क्लियर। देखो इसमें चीजें समझनी है, ए ऋणात्मक कब होगा, जब रेखा का ढाल 90 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगी, तब ए ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए इन सबको मैं यहां से हटाता हूं। एक बार हम देख लेते हैं कि इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए देखो, इस ग्राफ को गौर करके देखो। इस ग्राफ के लिए यदि हम एक्सेलरेशन समय के बीच में ग्राफ खींचें, किन दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचें, एक तरफ हम ले लें समय, एक तरफ हम ले लें एक्सेलरेशन। तो देखो यहां पर थीटा नियत, तो एक्सेलरेशन कैसा है, नियत है। तो एक्सेलरेशन नियत बना रहेगा, साथ में मैंने यहां पर प्लस का साइन भी दिखाया है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ऐसा ग्राफ आएगा। क्लियर हो जाना चाहिए कि इस ग्राफ के संगत एक्सेलरेशन समय का ग्राफ खींचे, तो संगत ग्राफ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाता है भाई ये ग्राफ है तो इसके संगत समय एक्सेलरेशन ग्राफ ये होगा। मैं यदि बात करूं स्थिति समय ग्राफ की, तो स्थिति समय ग्राफ भी कैसा आएगा वो भी देख लीजिए। एक तरफ में ले रहा हूं यहां पर समय और एक तरफ में ले रहा हूं अक्ष। देखो यहां पर वेग लगातार बढ़ रहा है, और हमने स्थिति समय ग्राफ में वेग लगातार कब बढ़ेगा, जब थीटा लगातार इंक्रीज होगा, जब थीटा लगातार इंक्रीज होगा। तो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा
ऐसा, यहां पर थीटा का मान क्या होगा, लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, थीटा लगातार इंक्रीज हो रहा है, थीटा लगातार इंक्रीज हो रहा है और एक समान दर से यदि इंक्रीज होता है तो वहां पर एक्सेलरेशन नियत हो जाएगा। तो इसके संगत ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ इस प्रकार का होगा। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। मिटा दूं इनको, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ ग्राफ हम और देख लेते हैं। एक बार इन सबको ही मैं यहां से हटाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ स्थितियां और हैं, वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अगली जो स्थिति है उसमें हम इस तरफ ले रहे हैं वेग, इस तरफ हम ले रहे हैं समय t। ऐसा ग्राफ हो, इस तरीके का ग्राफ हो, तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है। तो यहां से आप देखें कि इस ग्राफ में हमें एक थीटा मापना है। थीटा आप किसके रेस्पेक्ट मापेंगे, समय वाली अक्ष के रेस्पेक्ट मापेंगे। तो आप क्या करें, इसके समांतर एक रेखा खींच लें, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप पीछे बढ़ाएं। ये जो डॉटेड वाला जो ग्राफ है वो वास्तव में ग्राफ है नहीं, बट हम दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर समय का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, समय कभी नेगेटिव नहीं होता। देखिए, समय के अंदर भी यदि आपको नेगेटिव में कई जगह पर देखने को मिल सकता है, वो इसका मतलब यह है कि आपने जब प्रेक्षण करना स्टार्ट किया, या जब जैसे मान लीजिए इस समय को आपने 0 लिया, जैसे मैं ये वीडियो चल रहा है और इस समय को मैं 0 से स्टार्ट करूं, तो इससे पहले वाला जो समय है, इससे अब तक का जो समय है वीडियो का, वो समय नेगेटिव में होगा। वो जो समय है वो क्या होगा, नेगेटिव में। वैसे समय ऋणात्मक नहीं होता, किसी घटना में घटित होने में लगा जो समय है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, समय कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। फिर ऋणात्मक ले रहे हैं कई जगह पर, उसका अर्थ क्या है कि जिस समय, जैसे मान लीजिए कि इसका वेग यहां पर होता है, तब उस समय को हमने कितना लिया, 0 लिया। उसके बाद वाली जो घटना घटित हुई उसको धनात्मक, उससे पहले जो घटना घटित हुई उस समय को हम क्या ले लेते हैं, ऋणात्मक ले लेते हैं। तो समय कभी वास्तव में नेगेटिव नहीं होता, बट नेगेटिव कई जगह पर लेते हैं, तो वो इस तरीके से लेते हैं। ये एकदम क्लियर कर लीजिए। तो यहां पर जो एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा। ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है वो क्या है, धनात्मक। थीटा कैसा है, धनात्मक है। तो जो ए है वो भी कैसा है, धनात्मक है। ठीक है, ये नियत, तो ये भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर हो गया। एम जो रेखा का ढाल है वो भी नियत रहता है, धनात्मक रहता है। इसमें यहां पर एक जानकारी और निकलती है बाहर कि जो प्रारंभिक वेग है, ये समय 0 पर है, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है इसका, धनात्मक होता है। देखिए अब की बार विद्यार्थियों, हम यहां पर देखेंगे, यहां पर ये वेग है इस एक्सिस की ओर, तो ये क्या है, जब समय 0 होता है तो धनात्मक है, तो प्रारंभिक वेग यहां पर धनात्मक होगा। मैं एक ग्राफ इसी टाइप का ही ग्राफ और ले लेता हूं। जैसे इस अक्ष के ऊपर है समय t और इस अक्ष के ऊपर है वेग v, और हमें ग्राफ इस तरीके का मिल रहा है, ऐसा ग्राफ दिखाया गया है। तो ये ग्राफ किसको इंगित करेगा, ये है मूल बिंदु O, ये एंगल है थीटा, और ये है प्रारंभिक वेग। तो यहां पर देखें, थीटा नियत, थीटा क्या है, नियत है, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से जब जब थीटा कम रहेगा, जो ढाल है वो धनात्मक ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई ग्राफ तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो ढाल नेगेटिव हो गया। ढाल तो इस थीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। यदि थीटा 0 से 90 तक है तो ढाल धनात्मक, 90 से 180 तक है तो ढाल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जब ढाल ऋणात्मक होगा तो वेग समय ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां पर थीटा नियत और धनात्मक, तो ए बी क्या रहेगा, नियत और धनात्मक रहेगा, नियत और धनात्मक। हालांकि प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है,
प्रारंभिक वेग यहां पर क्या है, नेगेटिव में है, प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है। क्लियर, प्रारंभिक वेग कैसा है, नेगेटिव में है विद्यार्थियों, यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस ग्राफ और इस ग्राफ में थीटा तो नियत है और एक्सेलरेशन भी नियत है, बट इसमें प्रारंभिक वेग धनात्मक, इसमें प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है, यही डिफरेंस है विद्यार्थियों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक तरफ हम ले रहे हैं वेग, दूसरी तरफ समय। यदि ग्राफ ऐसा हो, ग्राफ इस प्रकार से हो, तो क्या होगा, ये किसको इंगित कर रहा है, किसे बता रहा है, तो यहां पर आप देखें ये वाला जो एंगल है वो है थीटा, और ये जो थीटा है वो 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा। और जब 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो रेखा का जो ढाल है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक। तो इसका मतलब ये हो गया ए है वो कैसा है, ऋणात्मक है। एक्सेलरेशन कैसा है, ऋणात्मक। एक्सेलरेशन ऋणात्मक होता है तो उसे हम मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब वेग घट रहा है, वेग में कमी हो रही है। क्लियर। अब यहां पर एक चीज और देखें कि जो थीटा है वो नियत है। थीटा कैसा है, हालांकि ये जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, बट थीटा का मान चेंज नहीं हो रहा, पूरे ग्राफ में थीटा नियत बना रहता है। थीटा नियत बना रहता है तो ए बी क्या रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि ये चीजें मैंने शुरू में ही क्लियर कर दी। थीटा नियत तो एक्सेलरेशन भी नियत रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने यहां पर बहुत सारे ग्राफ की चर्चा कर ली है, कुछ ग्राफ और देख लेते हैं। ये समय है, इधर वेग धनात्मक है, ग्राफ ऐसे है, ग्राफ ऐसे है। देखो ग्राफ इस तरीके से है, बट इसको हम पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, या आप थीटा को इधर से भी माप सकते हैं या इधर से मापें। आप तो एक ही चीज को दिमाग में फिट बैठा कर रखें, इसको आप पीछे बढ़ा लीजिए, पीछे बढ़ा लिया। तो यहां पर जो थीटा है वो अब की बार भी क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा। तो एम कैसा है, ऋणात्मक है। एम ऋणात्मक तो ए बी कैसा, ऋणात्मक होगा। थीटा नियत, थीटा क्या है, नियत है। और थीटा जब नियत रहता है तो ए बी क्या रहेगा, नियत रहेगा। प्रारंभिक वेग यहां पर शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना है, शून्य हो जाएगा। एक स्थिति ग्राफ की ये भी हो सकती है। चलिए मैं यहां पर ग्राफ की जो अंतिम स्थिति है उसको भी आपके सामने रख देता हूं। देखो सिर्फ यहां पर बोर्ड पर अलग अलग ग्राफ दिखाने से कोई मतलब नहीं है, आपको प्रत्येक ग्राफ समझ में भी आना चाहिए। देखो एक स्थिति में ऐसे ले रहा हूं, ये यहां पर समय, इधर वेग धनात्मक, इधर वेग क्या होगा, ऋणात्मक। अरे वेग तो है बट है कैसा, ऋणात्मक है। तो यहां से इसको हम आगे बढ़ाएं ऐसे, तो चाहे तो आप ऐसे यहां से ही एंगल माप लीजिए, चाहे इसको और आगे बढ़ाएं फिर यहां से एंगल माप लीजिए। तो यहां पर जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो एम कैसा होगा, नेगेटिव में। एम कैसा होगा, नेगेटिव में। एम नेगेटिव तो ए भी नेगेटिव। थीटा नियत, थीटा कैसा है, नियत, तो ए बी कैसा होगा, नियत होगा। एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, ऋणात्मक लेकिन नियत। यहां पर वेग, प्रारंभिक वेग क्या होगा, नेगेटिव। प्रारंभिक वेग भी कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ को समझाने में ही वीडियो काफी बड़ा हो गया है, बट हमने बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी। यदि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, सारी चीजें एकदम समझ में आ गई है, तो आगे जो हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो आप इजी तरीके से इजी गोइंग कर लेंगे, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम यहां पर। विद्यार्थियों कुछ ग्राफ आपके सामने हैं, एग्जाम्पल्स आपके सामने छपे हुए हैं, इनका सॉल्यूशन हमें देखना है। हमने ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके लिए छांटे हैं। एनसीईआरटी पर बेस्ड भी एग्जाम्पल्स हैं इनमें से,
तो आप देखें पहला क्वेश्चन, एक बार इस ग्राफ को देख लीजिए। वेग और समय के मध्य ग्राफ है और प्रथम 4 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। देखिए मैंने आपको बताया है कि दूरी है वो वेग समय जो ग्राफ है उस ग्राफ के द्वारा जो समय वाली एक्सिस है उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहां पर आप देखें, क्लियर कर लीजिए कि वेग समय ग्राफ, वेग और समय के बीच में प्रथम 4 सेकंड में तय की गई दूरी, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है वो यहां से यहां तक जा रहा है, फिर यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा गया है, इस क्षेत्रफल के बराबर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ही किसको रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहां पर कि इसमें जो पीक बिंदु है उसके निर्देशांक में आपको बता दूं 8 मीटर प्रति सेकंड, ये 4 है, ये इसको मैंने यहां पर क्लियर कर लिया है, ये 8 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, यही हमें चाहिएगा, ये यहां पर रह गया था। अब देखो तो वेग समय जो ग्राफ होता है उसका क्षेत्रफल दूरी को बताता है, उसका क्षेत्रफल, क्योंकि यहां पर ऋणात्मक में होगा नहीं क्षेत्रफल, एक्सिस से नीचे है नहीं, एक्सिस से नीचे नहीं है, तो जो भी दूरी और जो विस्थापन है दोनों सेम होंगे। ठीक है, चलिए दूरी क्या होगी, 4 सेकंड में तय की गई दूरी होगी 4 सेकंड तक, यहां तक जो ग्राफ बन रहा है उसका क्षेत्रफल। तो ये ग्राफ बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, और इस ग्राफ का क्षेत्रफल ही किसको बताएगा, दूरी को बताएगा। तो दूरी बराबर आ गया है, इसको मैं नाम दे दूं O, इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/2 आधार। तो आधार तो हो गया यहां से लेकर यहां तक 4 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो गई हमारे पास में 8, तो कितना आ गया, 16 मीटर की दूरी तय करेगा। प्रथम 4 सेकंड में इस ग्राफ के तहत जो कण है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमें एक्सेलरेशन और समय के मध्य ग्राफ खींचा गया है। हमें ये कहा गया है कि वेग और इनके संगत वेग समय ग्राफ खींचिए, इनके संगत क्या करना है, वेग समय ग्राफ खींचना है। तो ये हमने एक तरफ ले लिया वेग और दूसरी तरफ हमने ले लिया समय। ठीक है, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, समय ले लिया। आप ग्राफ को गौर करके देखें, यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन है, नियत है, एक्सेलरेशन तो है और नियत है। इसका मतलब ये हो गया है कि यहां पर वेग जो थीटा है वो नियत रहता है, थीटा क्या रहता है, नियत। इसके संगत तक यहां तक थीटा क्या रहेगा, यहां तक जो थीटा है वो नियत रहेगा। थीटा नियत के लिए मैं यहां पर क्या कर दूं, ऐसे ये थीटा यहां पर नियत है, इसका मतलब यहां पर थीटा नियत, तो ए नियत है, ए क्या रहेगा, नियत रहेगा। फिर यहां पर आते ही ए कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक इसके संगत इतनी थी दूरी पर क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब यहां पर वेग नियत रहेगा। वेग क्या रहेगा, देखो यहां पर वेग क्या है, नियत है, एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 तो वेग यहां पर क्या हो गया, नियत। अब देखो मेरी बात को सुनो, फिर से एक्सेलरेशन धनात्मक हो रहा है, फिर से एक्सेलरेशन क्या है, धनात्मक। एक्सेलरेशन धनात्मक, इसका मतलब है कि अब फिर से आपको थीटा लगाना है यहां पर, फिर से यहां पर थीटा वो भी नियत रहना चाहिए। तो ऐसा ग्राफ आएगा, यहां पर ए नियत, यहां पर ए नियत, यहां पर ए 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन समय के रेस्पेक्ट जो ग्राफ है उनके संगत हम वेग समय ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल देखिए। हमें वेग समय ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है, वेग समय ग्राफ। समय को किस में मापा गया है, सेकंड में।
समय को किस में दिखाया है? सेकंड में दिखाया है। एक तरफ हमने वेग लिया है, दूसरी तरफ हमने समय लिया है, वो सेकंड में लिया है। ठीक है, चलिए यहां हमें निकालनी है 5 सेकंड में तय की गई दूरी। 5 सेकंड में तय दूरी। और देखिए दूरी बराबर मैंने आपको क्लियर कर दिया था वेग समय ग्राफ में कि जो दूरी है वो क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगी, क्षेत्रफलों के परिमाणों के योग के बराबर। तो यहां पर तो क्षेत्रफल तो ऋणात्मक है ही नहीं, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि ये इस अक्ष से नीचे होता तो क्षेत्रफल ऋणात्मक होता। तो यहां पर सारा का सारा क्षेत्रफल कैसा है? धनात्मक है। विस्थापन और दूरी सेम ही होगी। देन यहां से हम क्या करें, देखो इस भाग का क्षेत्रफल, ये वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल, 5 सेकंड तक हमारे को क्षेत्रफल देखना है। इस हिस्से का क्षेत्रफल प्लस इस हिस्से का क्षेत्रफल प्लस इस हिस्से का क्षेत्रफल, तीनों हिस्सों का क्षेत्रफल निकालना है। 5 सेकंड तक क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे को क्या मिल गया? पहले 2 सेकंड तक तो एक ट्राइंगल मिल गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। फिर एक हमें आयत मिल गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। फिर हमें एक और आयत मिल गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इन सबका जो क्षेत्रफल है वो दूरी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? दूरी के इक्वल। तो देखिए यहां पर क्या क्या होगा? त्रिभुज OAG प्लस यहां ये हो गया आयत, कौन सा हो गया? ABFG, फिर प्लस में एक और आयत है CDEF का क्षेत्रफल, इन सब का क्षेत्रफल है। तो देखिए दूरी, इसमें ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार हो गया 2, ऊंचाई हो गई यहां से इधर देखें ऊंचाई, वेग हो गया 2, फिर प्लस में आयत। तो ये यहां से लेकर यहां तक तो कितना हो जाएगा? यहां से लेकर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये कितना हो गया? 2। फिर प्लस में इसकी ये वाली डिस्टेंस तो हो जाएगी 1, ये वाली भुजा तो कितनी है? 1, और ये वाली भुजा कितनी है? 3, तो 1 इंटू 3। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 1 इंटू 3, 3 आ गया, 6 और 3 9 आ गया। 9 मीटर दूरी तय करेगा। कण कितनी मीटर दूरी तय कर लेगा? 9 मीटर दूरी तय कर लेगा। तो बहुत आसान सा तरीका मैंने बता दिया। वेग समय ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेग समय ग्राफ का समय वाली जो एक्सिस है उसके साथ में खींचा गया जो ग्राफ है वो दूरी को बताएगा। देखिए हमें क्या करना है, समय वाली अक्ष से नीचे वाला जो क्षेत्रफल है वो ऋणात्मक लेना है। अभी जो कोई भी एग्जाम्पल है उसमें नीचे कई जो ग्राफ अभी हमने बताए आपको समझाए, तो उसमें ऐसे भी ग्राफ दिखाए हमने, तो ऐसे भी तो दिखाए ऐसे। तो ये वाला जो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ये होगा, ये वाला इससे ही तो होगा क्षेत्रफल। तो ये तो ऋणात्मक ये क्षेत्रफल, ये तो क्षेत्रफल क्या है? ऋणात्मक है। तो ऐसी स्थितियों में क्षेत्रफल ऋणात्मक लेंगे, तो इसका परिमाण लेकर चलेंगे इसमें। तो इस स्थिति में जब क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा तो विस्थापन ऋणात्मक होगा विद्यार्थियों। कुछ एग्जाम्पल्स और छपे हैं बोर्ड पर, इन्हें हमें स्पष्ट करना है। देखिए समझिए कि पहला जो एग्जाम्पल है वो हमें कहता है कि एक विमीय चाल को प्रदर्शित करता है। एक विमीय चाल का मतलब है कण एक दिशा में गति कर रहा है। कौन सा ग्राफ इनमें से हमें बताता है कि वो कण एक ही दिशा में गति कर रहा है, एक ही अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। आप यहां पर देखें कि हमें इन 4 ग्राफ है, 1 2 3 4। एनसीईआरटी जो बुक है उसका क्वेश्चन है, एचडी जब ने उठाया है कि कौन सा ग्राफ इनमें से व्यक्त करेगा। तो देखिए इसको एक एक करके समझ लेते हैं। इस ग्राफ में ये जो समय है, इस समय पर स्थिति के 2 मान हैं, एक तो ये वाला मान हो गया, एक ये वाला मान हो गया। तो ये ग्राफ गलत है। एक ही बिंदु पर कण की 2 स्थिति नहीं हो सकती। साथ में कि समय का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक रीजन ये भी होता है। पर मैंने आपको बता दिया कि समय तो फिर भी क्या हो सकता है, समय ऋणात्मक लिया जा सकता है। समय उस स्थिति में ऋणात्मक लिया जा सकता है कि जिस स्थिति में जैसे आप मूल बिंदु के ऊपर से समय स्टार्ट करें तो उससे पीछे का समय भी
लिया जा सकता है, कई स्थितियों में लिया भी गया है। अब यहां पर देखें कि जो समय है उसमें यहां पर आप देखें एक ही समय है, ये जैसे इस समय पर वेग ये भी है और इसके संगत वेग ये भी है, तो एक ही समय पर दो दो स्थितियां संभव नहीं है, तो ये ग्राफ भी गलत है। चाल, अब की बार हमें क्या दे रखा है, चाल कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। ये जो ग्राफ यहां से यहां तक आप देख रहे हैं ये संभव नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पथ की कुल लंबाई, इस अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, पथ की कुल लंबाई, इस पर हम क्या ले रहे हैं, समय। पथ की लंबाई समय के साथ में बढ़ रही है, बट पथ की लंबाई समय के साथ में घट नहीं सकती। पथ की लंबाई समय के साथ घट नहीं सकती। इसका रीजन क्या है, पथ की लंबाई समय के साथ घट नहीं सकती, इसलिए ग्राफ गलत है। तो हमें यह कहा गया था कि एक विमीय चाल को कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो चारों ही ग्राफ प्रदर्शित नहीं करते, चारों ही ग्राफ प्रदर्शित नहीं करते। उनके सबके मैंने रीजन बताए हैं एक एक करके। पथ की लंबाई समय के साथ घट नहीं सकती, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, एक ही समय पर वेग के दो मान नहीं हो सकते, एक ही समय पर स्थितियां दो नहीं हो सकती। क्लियर। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एक समान गति को बताता है। अब की बार भी हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये पहला ए, ये बी, ये सी और ये है डी। इनमें से हमें क्या देखना है, एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति का मतलब है कि जहां ए नियत होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, नियत। तो यहां पर आप देखें एक एक करके कि यहां पर ढाल जीरो, ढाल कितना, थीटा जीरो, तो ए जीरो, तो ये तो एक समान गति को व्यक्त नहीं करता, ए नियत नहीं है ना, ए तो जीरो है। वैसा देखा जाए तो ए हमारे को नियत चाहिए, ए हमें क्या चाहिए, नियत चाहिए। तो ये ए हमें जीरो चाहिए, सॉरी, हमें ए क्या चाहिए, जीरो चाहिए। एक समान गति का मतलब क्या है, वेग नियत होना चाहिए, वेग क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ए जीरो होना चाहिए। इसको क्लियर करो एक बार फिर से कि एक समान गति, एक समान गति का मतलब है कण है वो एक समान वेग से चलना चाहिए। तो एक समान वेग, यहां पर एक समान वेग ही है, तो ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल सही ग्राफ है, बिल्कुल सही है। इसमें वेग लगातार इंक्रीज हो रहा है, थीटा का मान लगातार बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब ए है, यहां पर ए है, वेग लगातार चेंज हो रहा है, तो ये एक समान गति को नहीं बताता। वेग यहां पर भी चेंज हो रहा है, एक समान गति को नहीं बताता। वेग यहां पर भी चेंज हो रहा है, एक समान गति को नहीं बताता। आ गई बात समझ में, तो ऑप्शन इसमें ए ही सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला एग्जांपल, एक वस्तु विराम स्थिति से गिराई जाती है तो इसका वीटी ग्राफ क्या होगा। देखिए जब विराम से गिराते हैं हमारे पास में v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है, गति का समीकरण मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। कल हम अगले वीडियो के अंदर हम गति के समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। यहां पर विराम से गिरा रहे हैं तो u बराबर कितना हो गया, जीरो, तो v बराबर आ गया ए टी। हमें v और t के बीच में ग्राफ खींचना है। v और t के बीच में खींचा गया ग्राफ, यहां पर देखो जो a है वो g के बराबर है, g नियत रहता है, तो v और t दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। v और t दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे, ऐसा ग्राफ आएगा। थीटा नियत बना रहेगा, a यहां पर नियत होता है, g के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, g के इक्वल होता है, गुरुत्व त्वरण के तुल्य होता है। तो ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं। एक और अंतिम एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं। विद्यार्थियों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमें एक ग्राफ दे रखा है एक्सेलरेशन और समय के मध्य, एक्सेलरेशन और समय के मध्य हमें ग्राफ दे रखा है। हमें इस ग्राफ के संगत वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचना है। तो देखिए यदि यहाँ पर हमें आंकड़े नहीं दिए हुए होते तो हम सीधा ही ग्राफ खींच देते, सीधा ही ग्राफ खींच देते कि इस समय पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है वो नियत है, इसका मतलब वेग एक समान रूप से बढ़ेगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ऋणात्मक है तो यहाँ पर वेग घटेगा,
क्लियर सी बात है। बट हमें इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग वेग समय के मध्य ग्राफ खींचना है, अभी देख लेंगे। हमें इस क्वेश्चन में बता रखा है कि जो कण है वो t बराबर 0 से स्टार्ट होता है, विराम से अपनी गति स्टार्ट करता है, तो वेग समय के मध्य ग्राफ खींचिए। तो देखिए सबसे पहले ये जो एक्सेलरेशन है, जो गति है, इसकी दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, पहले 2 सेकंड तक, फिर 2 से 4 सेकंड तक। तो प्रथम 2 सेकंड में या 0 से 2 सेकंड के लिए, 0 से 2 सेकंड के लिए, तो देखिए 0 से 2 सेकंड के लिए जो प्रारंभिक वेग है वो तो कितना है 0। हम अंतिम वेग यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। v बराबर क्या होता है u प्लस में 80, तो u का मान 0, a का मान कितना है, यहां से यहां तक a का मान है 3। देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय कितना 2 सेकंड, तो वेग आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग कितना आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेग लगातार बढ़ रहा है, प्रारंभिक वेग 0 है, बढ़ता बढ़ता कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर मैं बात करता हूं 2 सेकंड से 4 सेकंड तक के लिए। तो अब की बार तो इस सिचुएशन के अंदर जो प्रारंभिक वेग है u, वो तो है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन हमें अब की बार a बराबर माइनस में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और समय अंतराल फिर से वही 2 सेकंड हमें दे रखा है। तो अब की बार इस स्थिति के अंदर जो हमारा अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा, v बराबर होता है u प्लस में 80, देन यहाँ से 6 माइनस में 3 इंटू 2, तो 6 माइनस 6 ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा वेग 0 आ जाएगा विद्यार्थियों। तो देखिए इस ग्राफ के संगत यदि मैं ग्राफ खींचूं तो ये हमारे को ग्राफ मिलने वाला है। एक तरफ हमने ले लिया वेग, ये इधर हमने क्या ले लिया है, वेग ले लिया है मीटर प्रति सेकंड में, इधर हमने ले लिया है समय, और ये ले लिया है t सेकंड में। किस में लिया है, सेकंड में। आप देखें इसके संगत, इसके संगत, यहां पर जो समय है वो है 2, और यहां पर जो समय है वो है 4 सेकंड। अधिकतम पहले वेग 0 था, वेग कितना था 0, और 2 सेकंड पर इसका वेग कितना हो जाता, बढ़कर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन नियत है। एक्सेलरेशन कैसा है, नियत। तो ये हो जाता है इसके संगत जो वेग है वो 6 हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। फिर वेग धीरे धीरे डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है, समझे। 4 सेकंड बाद में वेग कितना हो गया 0, यहां से यहां तक 2 से 4 सेकंड में वेग 6 था, 0 हो गया, 6 से 0 हो गया, ऐसा ग्राफ आएगा। एक्सेलरेशन धनात्मक, वेग लगातार बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन ऋणात्मक, वेग लगातार घट रहा है। देखो इन दोनों ग्राफों को समझो। मैं पहले से 0 से लेकर 2 सेकंड तक का ग्राफ, यहां पर थीटा है, थीटा कैसा है धनात्मक है, एम कैसा है पॉजिटिव, तो ए बी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहां पर और नियत भी है, ए क्या है नियत, वो तो दिख रहा है, ढाल से दिख रहा है सीधा सीधा ही। यहां पर जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो एम कैसा है ऋणात्मक, एम कैसा है ऋणात्मक, एम ऋणात्मक, तो ए बी कैसा होगा ऋणात्मक होगा। और देखो थीटा नियत है इसलिए ए भी क्या रहेगा नियत रहेगा। क्यों नियत है, क्योंकि ये जो थीटा है वो भी नियत है, थीटा भी कैसा है नियत है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो। हालांकि छोटा सा पार्ट था ग्राफ, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है और हमने इसमें ग्राफ की छोटी छोटी एक एक बारीकियों को समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है, सरल रेखा में गति के हमने 4 वीडियो बनाए हैं। उसमें पहले वीडियो में आपने स्थिति क्या होती है, विस्थापन, दूरी, वेग, चाल और त्वरण, ये क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार की होते हैं, इनके ऊपर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस देखें। आज उसी स्थिति समय के मध्य ग्राफ,
वेग समय के मध्य ग्राफ और विभिन्न प्रकार के ग्राफों का अस्तित्व देखा, किस प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं, किस प्रकार के संभव है, कौन से असंभव है, उन पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखें। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो गति के समीकरण और उन पर आधारित जैसे घटनाएं हो गई हमारे पास में, मुक्त अवस्था से गिरता हुआ यदि कोई कण होता तो उसको हम मुक्त पतन कहते हैं, तो मुक्त पतन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, गुरुत्व के अधीन गति को हम समझेंगे, साथ में प्रतिक्रिया काल क्या होता उसको भी हम देखेंगे। तो विद्यार्थियों कुछ टॉपिक्स अगले वीडियो में आप समझने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी समझने वाले हैं। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।